नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रपति का पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट किए थे, जिसमें हम लोग पहले राष्ट्रपति के अनुच्छेद के बारे में जाने थे। साथ ही साथ दूसरा जो पार्ट आया था दोस्तों, उसमें हम जितने भी राष्ट्रपति बने थे उनसे संबंधित जो भी तथ्य बने हैं उन सभी चीज़ों को दोस्तों हम लोग समझे थे। आज दोस्तों हम लोग समझेंगे पार्ट 3 में राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक बने हैं अलग अलग एग्जामों में, या वो आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, या रेलवे हो, या एसएससी ने लिया हो, या अदर कोई स्टेट ने एग्जाम लिया, उन सभी एग्जामों में पूछे गए राष्ट्रपति संबंधित क्वेश्चनों को दोस्तों इसमें मैंने समाहित किया है। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास आज का शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, वो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाने के बाद जो हमारा देश है दोस्तों, वो गणतांत्रिक श्रेणी में आ गया था। गणतंत्र कहने का मतलब दोस्तों, जो हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं उनका जो पद होता है दोस्तों, वो वंशानुगत नहीं होता है, और साथ ही साथ वो एक निश्चित समय के लिए दोस्तों क्या होते हैं, चुने जाते हैं दोस्तों, चयनित होते हैं। जो हमारे देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं दोस्तों, वही क्या होते हैं, गणतंत्र के प्रमुख होते हैं। तो आपको बताए थे हमारे देश का जो प्रथम नागरिक होता है कौन होता है, वो भारत का राष्ट्रपति होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति क्या है, गणतंत्र का प्रमुख है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आपको हम बताए थे कि जो हमारे देश में जो कार्यपालिका शक्ति होती है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जो देश का कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, वो किस में निहित होती है, तो वो राष्ट्रपति में निहित होती है। किंतु राष्ट्रपति क्या करते हैं दोस्तों, वे जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं वो स्वयं भी करते हैं, और जो उनके अधीनस्थ जो भी अधिकारी होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, उनकी सहायता से भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। किंतु ये भी हम बताए थे, जब वास्तविक शब्द अगर आ जाता है कहीं कि वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होगा, तो आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सीधा पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मतलब कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। मतलब जो कार्यपालिका जो है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। यहीं पर अगर आपका वास्तविक शब्द लग जाता तो यहाँ पर आंसर क्या होता है दोस्तों, चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ सिर्फ पूछा है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष, मतलब कि कौन हो जाएंगे, आपके राष्ट्रपति। अगर वास्तविक बोल देगा तो क्या हो जाएगा, आपका प्रधानमंत्री। ये बात याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब कि आपको बताना है कि राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया, तो बताया आपके अनुच्छेद 53 में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। जो भारतीय संविधान है, जो अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। वो किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे दोस्तों, रिपीटेड होंगे। वो रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए दोस्तों हम दिखा रहे हैं आपको, ताकि आपको बगल में जो लिखा हुआ है कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है वो दिखा रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आते, जो हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपके अंदर समझ विकसित हो जाती है, मतलब कि आप अध्याय को, जो भी विषय पढ़ रहे हैं उसको आप समझ जाते हैं, तो आप उससे संबंधित कितना भी क्वेश्चन क्यों ना कर ले, अगर आप समझ चुके हैं तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगर आप कुछ ही क्वेश्चन रटे उटे हैं तो लिमिटेड क्वेश्चन ही दोस्तों आप रट सकते हैं, मतलब कि उसका जवाब दे सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी अध्याय को पढ़िए तो पहले उसको समझने का प्रयास कीजिए। समझकर आप अगर पढ़ते हैं कोई चैप्टर को, तो किसी भी तरह की कोई परेशानी दोस्तों आपको नहीं आएगी, ना ही पढ़ने में, ना ही कभी एग्जाम में सॉल्व करने में दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बताना है आपको कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों का किसमें निहित किया गया है। जो वही शक्ति के बारे में बताया गया है, दो शासन व्यवस्था का जो शक्ति है वो किसमें निहित किया गया है, तो आपके भारत के राष्ट्रपति में दोस्तों निहित किया गया है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, बताना है आपको कि जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। आपको बताएं कि जो भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है दोस्तों, इसका उल्लेख किस में किया गया है, तो इसका उल्लेख दोस्तों किया गया अनुच्छेद 54 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो कैसे होता है, तो बताए थे कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होते हैं, मतलब कि जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं।
मतलब जो हमारे द्वारा चुने गए विधायक है, सांसद है, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं दोस्तों। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों, वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब जनता अगर किसी भी चुनाव में भाग लेती है सीधे, तो क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव। अगर जनता क्या होता है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि दोस्तों क्या करते हैं, भाग लेते हैं, तो वो कहलाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो राष्ट्रपति में का जो चुनाव होता है उसमें जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो इनका जो चुनाव होता है क्या होता है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष मतदान। और ईवीएम बताए थे कि राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों क्या होता है, ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, आपका राज्यसभा हो गया, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है दोस्तों, उसमें ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। तो आगे आते हैं दोस्तों हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्रशासित प्रदेशों के भाग लेने का अधिकार दिया गया वे कौन है। आपको बताए थे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो लोकसभा हो गए, आपके राज्यसभा हो गए, विधानसभा हो गए। तो विधानसभा क्या है, राज्य में तो है ही है, लेकिन 2 ऐसे यूटी हैं जहां पर क्या है, आपके विधानसभा, एक आपका दिल्ली हो गया और एक का पुदुचेरी हो गया दोस्तों। तो ये सभी जगह के जो भी सदस्य होते हैं दोस्तों, ये निर्वाचित होते हैं। सभी सदस्य भाग नहीं लेते, बल्कि कौन लेते हैं, निर्वाचित, क्योंकि इसमें कुछ सदस्य मनोनीत भी होते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, बल्कि जो निर्वाचित होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, वही भाग लेते हैं। तो 2 यूटी कौन है दोस्तों, तो आपके दिल्ली और पुडुचेरी, मतलब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है। मतलब कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो चुनाव में कौन इसमें शामिल नहीं है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं, राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये दोस्तों शामिल नहीं होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान समय में हमारे भारत में 6 ही राज्यों में क्या है, विधान परिषद है दोस्तों। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसीलिए विधान परिषद को राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों शामिल नहीं किया जाता था। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये। अगर हम बात कर ले 6 राज्य कौन कौन है, तो याद रखना बहुत आसान बात है। कैसे याद रखिएगा, पहले आ जाइए अपना यूपी बिहार याद रखिएगा। फिर साउथ में आइएगा तो आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 4 हो गया। अगर आप आते हैं दक्षिण पश्चिम भारत में आइएगा तो वहाँ पर आगे रखिएगा महाराष्ट्र और आपका कर्नाटक, मतलब ये हो गया महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया आपका, और यूपी बिहार हो गया। 6 राज्यों में क्या है दोस्तों, विधान परिषद है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों वही आपका है, बताना है आपको यहाँ पर, 1 मिनट। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, कौन कौन सम्मिलित होते हैं। जो आपका 6वां बीपीएससी जो हुआ था इसका री एग्जाम 2020 में, उसमें दोस्तों ये प्रश्न किया गया था। कौन कौन शामिल होते हैं देख लेते हैं, कौन कौन शामिल होंगे। तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ये शामिल होंगे, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होंगे, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, ये गलत है दोस्तों, सभी सदस्य नहीं बल्कि निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, मतलब कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे आते दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है। मतलब कि उसके लिए योग्यता के बारे में पूछ रहा है, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मतलब कि नहीं पूछ रहा है। तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना है, ये जरूरी नहीं है। बाकी सांसद चुने जाने की योग्यता रखना है आपको, मतलब कि सांसद मतलब लोकसभा के सदस्य चुनने के योग्य आप हों, आप देश का नागरिक हो, देश के नागरिक आप हों, तभी आप राष्ट्रपति बनने योग्य हैं दोस्तों। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है दोस्तों। बाकी जितने भी आपको लाभ के पद अर्जित करना है, तो लाभ का पद अर्जित करने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। लाभ का पद मतलब जो सरकारी विभाग में नौकरी के लिए आपको पढ़ा लिखना, मतलब कि कोई ना कोई आपको डिग्री चाहिए दोस्तों। लेकिन आपको कोई भी मंत्री परिषद में शामिल होने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, पढ़ा लिखा होने के लिए कोई डिग्री की किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए। मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है यहाँ पर कि उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों नागरिक तो होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि लेकिन भारत में जन्मा हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये आपका गलत है। मतलब कि भारत का नागरिक हो ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि भारत में ही उनका जन्म हुआ होगा, किंतु भारत का नागरिक होना चाहिए, तो गलत हो गया। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी करनी, ये आपका सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने योग्यता
रखनी चाहिए। संसद के सदस्य योग्यता नहीं दोस्तों, बल्कि किस में होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सिर्फ 2 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर ये कन्फ्यूज मत होइएगा। उसे भारत में जन्मा नागरिक होना चाहिए ऐसा नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। आपको बताए थे कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है जब तक उसमें जान है दोस्तों। ऐसा कुछ उसकी उम्र सीमा नहीं है कि राष्ट्रपति 80 साल, 70 साल, 65 साल, 66 साल तक ही बन सकता है। जब तक उसमें योग्यता है, जब तक चाह रहा है, क्या है, सरकार उसको चाह रही है कि इसको हम राष्ट्रपति बनाएं, तब तक उस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है दोस्तों। ये पुनर्निर्वाचन क्या योग्यता किस में निर्धारित की गई है, तो अनुच्छेद 57 में दोस्तों की गई है। ये अमेरिका जैसे हम बताए थे कि थ्योरी क्लास में कि अमेरिका में क्या है, एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 कार्यकाल ही अपना पूरा कर सकता है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, मतलब कोई विवाद होता है, तो उस विवाद को सौंपा जाता है। आपको बताए थे कि अनुच्छेद 71 में यह उपबंध किया गया है दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी तरह का कोई विवाद आता है तो मामला कहाँ जाएगा, तो उस मामले की सुनवाई दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में होती है। सुप्रीम कोर्ट में होती है, जैसे हम बताया था 1969 में चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, वीवी गिरी वर्सेस किन में, तो नीलम संजीवा रेड्डी में। वो विवाद आ गया था किसको लेकर के, कि जो वीवी गिरी हैं उस पर क्या कर रहे हैं, उनके चरित्र को लेकर के कुछ सवाल उठाए गए थे। किनको लेकर के, वीवी गिरी उठाए थे सवाल, ऐसा आरोप लगा था उनको। तो मामला कहाँ गया था, सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों गया था। सिकरी मतलब कि MS सिकरी जो थे, जज थे उस समय क्या थे, तत्कालिक सुप्रीम कोर्ट के CJI थे, उन्होंने क्या किया था, सुनवाई किया था दोस्तों। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाता है ये मामला। आगे आते हैं दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं, मतलब राष्ट्रपति किसको अपना त्याग पत्र देता है, तो जो उपराष्ट्रपति हैं उसको क्या करता है, अपना त्याग पत्र देते हैं। राष्ट्रपति देंगे उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको देंगे, राष्ट्रपति को। दोनों आपस में ही त्याग पत्र एक्सचेंज करते अगर देना हो तो दोस्तों। अगर बात करें कि अगर राष्ट्रपति क्या करता है, अपने पद से दोस्तों देता है त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति को देगा, तो उपराष्ट्रपति का कर्तव्य बनता है कि सर्वप्रथम किसको इसकी सूचना देगा, इसकी सूचना देगा स्पीकर को। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो स्पीकर होते हैं दोस्तों, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले सूचित करेंगे कि हाँ फलना फलना व्यक्ति क्या किया है, राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हम लोग कैसे हटा सकते हैं, तो महाभियोग लगता है, लेकिन महाभियोग कौन लगाता है, तो महाभियोग लगाता है दोस्तों संसद द्वारा लगता है। संसद का कोई भी सदन, या आपका हो उच्च सदन या निम्न सदन, मतलब लोकसभा या तो राज्यसभा, कोई भी महाभियोग का आरोप उन पर लगा सकता है दोस्तों, प्रक्रिया शुरू कर सकता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। अब बताएं कि महाभियोग लगता है राष्ट्रपति पर, और सिर्फ राष्ट्रपति पर ही लगता है महाभियोग। अन्य जो भी संवैधानिक पद हैं उस पर उनको पद से हटाने के लिए दोस्तों महाभियोग नहीं लगता, बल्कि साबित कदाचार के अनुसार उनको हटाया जाता है। महाभियोग सिर्फ लगता है राष्ट्रपति पर। कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया था, अनुच्छेद 61 में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। बताया 3 चरण बताए थे। सबसे पहले महाभियोग के लिए क्या होता है, 1/4 सदस्य क्या करते हैं, संविधान उल्लंघन का राष्ट्रपति पर लगाते हैं आरोप, और इसकी सूचना 14 दिन पहले क्या होती है, राष्ट्रपति को दी जाती है। उसके बाद कोई भी सदन हो, या आपका उच्च सदन हो या निम्न सदन, मतलब या तो लोकसभा में हो या तो राज्यसभा से क्या हो, 2/3 बहुमत से वो महाभियोग का जो प्रस्ताव है पारित होता है, फिर जाता है दूसरा सदन में। अगर दूसरे सदन से दोस्तों 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और राष्ट्रपति को अपना पद को छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। बता दिए थे कि संसद का कोई सदन लगा सकता है, जरूरी नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा। तो यहाँ पर क्या होगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगर लेकिन बात करेंगे उपराष्ट्रपति पर, तो उपराष्ट्रपति पर अगर आरोप लगता है तो कहाँ से शुरू होता है प्रक्रिया, तो राज्यसभा से शुरू होता है। वो सिर्फ कहाँ शुरू होगा, तो राज्यसभा से, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है कहीं से भी शुरू हो सकती है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। कितने दिन पहले सूचना देना पड़ता है, तो 14 दिन पहले उनको सूचित किया जाता है दोस्तों राष्ट्रपति को कि आप पर क्या लगने वाला है, महाभियोग लगने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है, मतलब कि चुनाव में तो भाग लेते हैं, परंतु उसके महाभियोग में अधिकरण
का भाग नहीं है, मतलब कि चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन जो महाभियोग की प्रक्रिया चलती है राष्ट्रपति पर, उसमें भाग नहीं लेते। तो कौन है? तो राज्य की विधानसभाएं, जो राज्य की विधानसभाएं हैं दोस्तों, वो तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है। महाभियोग की प्रक्रिया में बस कौन लेता है? लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना आपको कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अगर मृत्यु हो गई या त्याग पत्र दे दिए हैं, तो रिक्त स्थान का उल्लेख बताया था अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो उसको भरने के लिए कितना समय, सॉरी अनुच्छेद 62 में किया गया है। तो उसके भरने के लिए अधिकतम कितना समय दिया जाता है? तो उसको भरने के लिए 6 महीने का दोस्तों समय दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद दोस्तों क्या होना चाहिए? भर देना चाहिए। अगर राष्ट्रपति का पद नहीं है तो कौन रहता है? राष्ट्रपति का पद पे अधिकृत करते हैं तो उपराष्ट्रपति रहते हैं। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो कौन आते हैं राष्ट्रपति के पद पर? तो जो सुप्रीम कोर्ट के उस समय के CGI रहते हैं, वही क्या करते हैं? राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं। दोस्तों आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है बताना है, देखिए इतने सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा है देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, मतलब कि न तो राष्ट्रपति है ना ही उपराष्ट्रपति है, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? कार्यवाहक पद कौन संभालेगा? तो बता दिए थे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वही क्या करेंगे? राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। दोस्तों देखिए अलग अलग एग्जाम, इतने सारे एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? मतलब कौन सा संशोधन था कि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस पर सहमति दे ही दे, बल्कि क्या कर सकता है? उसको पुनर्विचार के लौटा सकता है। तो इसमें कौन कब भेजने का अधिकार दिया था? कौन से संशोधन में इसका उल्लेख किया गया था दोस्तों? तो ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी 1978 में, तब ये दोस्तों ये क्या हुआ था? आपका संशोधन हुआ था। इसमें राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया था पुनर्विचार का। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये तो पता है कि लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 85 में। इस सभी अनुच्छेद को हम बाद में पढ़ाएंगे दोस्तों, जब आएंगे विधायिका पढ़ाएंगे तब। तो राष्ट्रपति किसके अनुशंसा पर? तो जो मंत्री परिषद होता है दोस्तों, मंत्री परिषद के अनुशंसा पर क्या करता है? लोकसभा को भंग कर सकते हैं। दोस्तों आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि एक विधेयक, कोई विधेयक होता है जो संसद में क्या प्रस्तुत किया गया है, कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? आपको बताया था कोई विधेयक है, कानून तभी बनता है जब क्या हो? लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति अपना सहमति अर्थात अपना सिग्नेचर कर देता है, तब वो क्या होते हैं? अधिनियम बन जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेवी निषेधाधिकार, मतलब जेवी वीटो की बात कर रहा है, कहा जाता है। पॉकेट वीटो या जेवी वीटो का प्रयोग बताया थे कि राष्ट्रपति जितने भी बने हैं उनमें से एक ही राष्ट्रपति है जिन्होंने क्या किया था? जेवी वीटो का प्रयोग किया था। और राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो ज्ञानी जैल सिंह, जो हमारे भारत के 7वें क्रम के राष्ट्रपति थे। दोस्तों 1986 में क्या आया था? एक डाक संशोधन विधेयक आया था। इस पर क्या किए थे इन्होंने? पॉकेट वीटो मतलब जेवी वीटो लगा दिया था। दोस्तों आपको बताए थे कि राष्ट्रपति को किसी विधेयक को मतलब कि सहमति देना ना देने के लिए कितने विकल्प हैं? तो 3 विकल्प हैं। एक आपका अत्यंतिक वीटो जिसको पूर्ण वीटो कहते हैं। तो अत्यंतिक वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। लेकिन यहाँ बात किसी कर रहा है तो जेवी वीटो की बात कर रहा है, तो जेवी वीटो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था 1986 में डाक संशोधन विधेयक को लेकर के। दोस्तों आगे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? बता दिए थे कि लोकसभा राज्यसभा से क्या हो गया? कोई विधेयक पारित हो गया, फिर जाता है राष्ट्रपति के पास। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जाता है? तो जाता है दोस्तों अनुच्छेद आपका 111। 111 में कहा गया है कि राष्ट्रपति बिल को क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लौटा सकता है, उस पर रोक लगा सकता है, या उसको अपने पास अनिश्चित समय के लिए रख सकता है। मतलब कि पूर्ण वीटो के बारे में बात किया गया है, आपका निलंबनकारी वीटो के बारे में बात किया गया है जिसमें पुनर्विचार के लौटाता है, और आपका जेई वीटो के बारे में बात किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 111 में। ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि जब कोई विधेयक
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है। मतलब कि लोकसभा राज्यसभा से कोई विधेयक पारित हो गया दोस्तों, तो उस विधेयक की अनुमति देना न देना किसके अधिकार क्षेत्र में, तो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। आपको बताया था कि राष्ट्रपति का विधायी शक्ति है, जिसमें अगर संसद सत्र में नहीं है, या तो लोकसभा राज्यसभा क्या है सत्र में नहीं है, और राष्ट्रपति को तत्कालिक कोई कानून बनाने मतलब कि अधिनियम बनाने की आवश्यकता है, तो अनुच्छेद मतलब संविधान में दोस्तों एक अनुच्छेद में उपबंध किया गया है अध्यादेश जारी करने का। उस अनुच्छेद का नाम क्या है, तो उस अनुच्छेद का नाम है दोस्तों अनुच्छेद 123 मतलब कि अनुच्छेद 123। ये ध्यान रखिएगा। राज्यपाल को भी दिया गया है, तो राज्यपाल के लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस 2 को आगे ले जाइएगा और 1 को पीछे ले जाइएगा, मतलब कि 2 1 3 हो जाता है। ये राज्यपाल के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहा है तो कौन हो जाएगा आपका अनुच्छेद 1 2 3। अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो उसकी सीमा कितनी रहती है, तो उसकी सीमा रहती है 6 सप्ताह के अंदर क्या करना है दोस्तों, जब संसद सत्र में आता है तो 6 सप्ताह के अंदर उसको पास करवा लेना है, नहीं तो क्या होगा स्वतः ही वो अधिनियम जो बनाए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किया वो खत्म हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि संसद का जो सत्र चलता है साल में 2 बार चलता है और 6 महीने का अंतराल होता है। तो अगर अधिकतम सीमा अगर पूछ दे कभी आपसे कि अध्यादेश की अधिकतम सीमा कितनी होती है, तो 6 महीना 6 सप्ताह होती है दोस्तों। कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ 6 महीना भी दिया रहता है, वो भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश संसद के सत्र को शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, मतलब कितने समय के अंदर आप उसको रख सकते हैं, तो 6 सप्ताह यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जब सत्र शुरू हो जाता है तब ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। मतलब बताए थे कि बहुत सारे जो भी संवैधानिक पद है उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो इसमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है नहीं, बल्कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, तो चुनाव होता है, ये क्या होता है इनका निर्वाचन होता है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री का निर्वाचन ये क्या होता है, इसकी नियुक्ति करता है, जिसका भी नियुक्ति करता है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है। लेकिन राष्ट्रपति की नियुक्ति दोस्तों नहीं करता है। भले ही राष्ट्रपति क्या करता है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, लेकिन इसकी नियुक्ति नहीं करता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आप दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को नहीं मिला संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, ये तो अधिकार है राष्ट्रपति का। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, तो यही अधिकार दोस्तों संविधान राष्ट्रपति को नहीं देता, बल्कि किसको देता है अधिकार, ये देता है दोस्तों राज्यपाल को देता है। बाकी तो आपका सब सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि निम्न में से कौन संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। संविधान के अनुसार कौन सा विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं मिला है, तो साधारण बिल को पुनर्विचार के लौटाना चाहिए। उनको अधिकार में है कि वो किसी भी बिल को, मतलब किसी बिल नहीं, मतलब जो साधारण बिल है उसको लौटा सकते हैं। वित्तीय बिल, तो वित्तीय बिल को दोस्तों पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं। बताया था धन विधेयक हो गया, आपका संविधान संशोधन विधेयक हो गया, वित्तीय विधेयक हो गया, ये सबको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है कि वो लौटा सकता है। क्यों लौटा सकता है, क्योंकि सबसे पहले जो कोई भी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है दोस्तों, वो सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाता है। संसद में पेश होने से पहले राष्ट्रपति के पास ही दोस्तों वो जाता है। अगर वो सहमति देते हैं तब जा करके वो बिल संसद के समक्ष दोस्तों पेश किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए उसको लौटाने का अधिकार नहीं है दोस्तों। बाकी तो लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के द्वारा, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है अनुच्छेद 75 के द्वारा दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने की संवैधानिक अधिकार किसको है। मतलब कोई भी क्षेत्र है दोस्तों, तो उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है, तो हमारे भारत के जो भी राष्ट्रपति होंगे उनको दोस्तों ये अधिकार दिया गया है। आगे आते हैं, बात करते हैं कि संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। जो राष्ट्रपति का दोस्तों अभिभाषण होता है वो तैयार कौन करता है, तो अभिभाषण की बात कर ले तो इसमें किस अनुच्छेद में किया गया उल्लेख, अनुच्छेद 86 में किया गया है। लेकिन अगर विशेष अभिभाषण की बात कर ले तो अनुच्छेद 87 में किया गया है। सिर्फ अभिभाषण की बात करेगा तो 86, या विशेष की बात करेगा तो आपका 87। जब भी संसद का जो दोस्तों नई लोकसभा गठन होता है तो उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति का अभिवादन होता है। मतलब अभिवादन कहने का मतलब अभिभाषण होता है, जो विशेष अभिभाषण के नाम से जाना जाता है, जो अनुच्छेद 87 में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। तो इनका अभिभाषण तैयार कौन करता है, तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है दोस्तों, मंत्री परिषद होता है, वो क्या करता है, इनके अभिभाषण को तैयार करता है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन।
आपको बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी किस राज्य से थे। बता दिए थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उनका चुनाव कब हो गया था, वो चयनित कब हो गया था सर्वसम्मति से 24 जनवरी 1950 को इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति का पद मिल गया था। तो ये किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों ये बिहार राज्य से संबंधित है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको यहाँ पर क्या बताना है कि 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे। मतलब बता दिए थे कि राष्ट्रपति के इतिहास में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया था। कुल मिलाकर के 12 साल तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे। मतलब कि जो निर्विरोध चुने गए थे। तो बताया था निर्विरोध चुनाव किनका हुआ था, तो नीलम संजीवा रेड्डी जो है उनका चुनाव हुआ था। जब 1975 का क्या होता है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है फखरुद्दीन अली अहमद के पद पर रहते हुए, तब फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो वहाँ पर जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कौन होते हैं, नीलम संजीवा रेड्डी जी खड़े होते हैं। किंतु इंदिरा गांधी जी, कांग्रेस होती है, अपनी कोई भी उम्मीदवारों खड़ा नहीं करता है। तो कोई भी विरोध में पार्टी न होने के कारण, मतलब कोई भी उम्मीदवार खड़ा न होने के कारण एकमात्र उम्मीदवार के रूप में यही रहते हैं। तो इनको सर्वसम्मति से राष्ट्रपति का पद मिल जाता है दोस्तों। इसलिए इनको बोलते हैं कि निर्विरोध इनका चुनाव हुआ है, एकमात्र राष्ट्रपति जो नीलम संजीवा रेड्डी जी हैं। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है क्या करना है, मिलाना है आपको। यहाँ पर कार्यकाल दिया है सबका और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद कब से कब तक थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद जी आपके 1974 से 75 तक थे। मतलब कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। नीलम संजीवा रेड्डी जी के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु के बाद यही बनते हैं जो 75 से लेकर 82 तक रहते हैं, 5 साल। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये रहते हैं आपके 1967 से 1969 तक। मतलब सबसे छोटा कार्यकाल अगर पूछे तो किनका है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का है। पद पे रहते हुए पहले मृत्यु राष्ट्रपति हैं, मृत्यु होने वाले इनके राष्ट्रपति हैं। पहले मुस्लिम भी राष्ट्रपति भी हैं। बीबी गिरी जी 1969 से लेकर 74 तक इनका कार्यकाल रहता है। मतलब कि यहाँ मिल गया अपना आंसर, यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा। मतलब कि बताना है कि राष्ट्रपति बनने से पहले वो उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे। तो ये तो थे, यही तो भारत के आपके पहले उपराष्ट्रपति हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी थे, जब ये आपके राष्ट्रपति थे तो ये उपराष्ट्रपति के पद पर थे। नीलम संजीवा रेड्डी थे, नीलम संजीवा रेड्डी कभी भी उपराष्ट्रपति के पद पर दोस्तों नहीं आए हैं, बल्कि ये लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर थे। आर वेंकट रमन दोस्तों ये भी उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद ये राष्ट्रपति बनते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। बताना दोस्तों यहाँ पर कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष, बता दिए थे कि लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आपके जो नीलम संजीवा रेड्डी है यही क्या है, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर भी दोस्तों ये रहे हैं राष्ट्रपति बनने से पहले। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। मतलब कि ये दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े ख्याति व्यक्ति थे। वो कौन थे, तो आपको बताए थे कि डॉक्टर राधाकृष्णन क्या थे, इनको दार्शनिक राजा, दार्शनिक राष्ट्रपति या दार्शनिक शासक बोले तो कौन आएंगे, डॉक्टर राधाकृष्णन, जो भारत के दूसरे क्रम के राष्ट्रपति दोस्तों थे, आप पहले उपराष्ट्रपति थे। आगे आते दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा। मतलब कि ट्रेड यूनियन जो बना था, आंदोलन हुआ था, उससे संबंध किनका था, तो उससे संबंध दोस्तों आपका था किनका, तो वो जो बीबी गिरी थे जो निर्दलीय चुनाव जीते थे उन्हीं का दोस्तों था। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि भारत के निम्न में से मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। आपको बताए थे कि 1969 में क्या होता है, जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो जाने के बाद उस समय जो उपराष्ट्रपति रहते हैं बीबी गिरी रहते हैं। तो बीबी गिरी जी क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति का पद संभालते हैं। किंतु उपराष्ट्रपति के पद संभालते हुए जब राष्ट्रपति का चुनाव होना शुरू होता है तो वो उपराष्ट्रपति के पद से त्याग देते हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में क्या होते हैं, इसमें चुनाव में दोस्तों खड़े होते हैं। तब बताएं वहाँ पर क्या उपराष्ट्रपति का पद भी खाली और राष्ट्रपति का पद भी खाली। तो कौन बनता है कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों वो बनते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश उस समय तत्कालिक समय में कौन थे, तो जस्टिस जो एम हिदायतुल्ला थे दोस्तों ये थे, याद रखिएगा इनका नाम। जो एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जो जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद को दोस्तों संभाला है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। बता दिए सर्वोच्च न्यायालय करता अनुच्छेद 71 के द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद को
तो कौन थे? तो बीवी गिरी। बीवी गिरी पर आरोप लगा था कि इन्होंने उनके चरित्र को लेकर उन पर क्या किया? लांछन लगाया है, पर्चा बांटा है और पर्चा छपवाया है। किसको लेकर के? तो नीलम संजीव रेड्डी को लेकर के दोस्तों इन पर आरोप लगा था, किंतु ये खारिज हो गया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बीवी गिरी। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति का भवन का डिजाइन किया गया था, मतलब किसने किया था, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति जो भवन देख रहे हैं दोस्तों, ये राष्ट्रपति भवन ये मतलब कि ब्रिटिशों द्वारा बना गया दोस्तों। ये आपका पहले राष्ट्रपति भवन नहीं था, बल्कि ये क्या था? वायसराय के रहने का निवास था। बाद में जब देश हमारा आज़ाद होता है दोस्तों, तो ये एक सरकारी आवास के रूप में हो जाता है। मतलब कि वहाँ पर जो हमारा देश आया था उसके बाद भी गवर्नर जनरल जो थे उसमें निवास करते थे। जब हमारा देश गणतंत्र होता है दोस्तों, तब जाकर के वो राष्ट्रपति भवन के मतलब राष्ट्रपति के रहने का निवास बन जाता है, इसीलिए उसका राष्ट्रपति भवन का नाम दिया गया दोस्तों। तो उसका निर्माण किसने किया था? तो एडविन लुटियंस ने किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, एडविन लुटियंस ने क्या किया है? राष्ट्रपति भवन का निर्माण डिजाइन तैयार किया है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत मतलब सुमिलित है? मतलब कि बताया था कि क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान कर सकते हैं, तो इसमें से कौन है? तो क्षमा मतलब क्या होता है? दंडादेश और दोष सिद्धि से मुक्ति, मतलब कि इसमें क्या होता है? पूरी तरह से दोष मुक्ति। तो ये आपका सही है। परिहार, मूल सजा के स्थान पर कम सजा देना। तो परिहार दोस्तों यही क्या है? आपका गलत है। इसमें क्या होता है? जो मूल सजा होता है उसके स्थान पर कम सजा देना, मतलब कि जो मूल सजा तो सजा तो रहेंगे दोस्तों, बल्कि सजा की मात्रा वो कम कर दिया जाता है। इसमें सजा की मात्रा को स्थान पर कम सजा देना, मतलब यहाँ पर सजा वो कम नहीं किया था, बल्कि सजा की जो मात्रा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास मिला है, कठोर कारावास मिला है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इसको 8 साल का कठोर कारावास में बदल सकता है, मतलब कि इसकी मात्रा वो कम कर सकता है दोस्तों। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी लघुकरण सजा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, ये आपका सही है। और प्रविलंबन मतलब कि दंडादेश मतलब कुछ समय के लिए सजा को रोकना दोस्तों, ये प्रविलंबन कहलाता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से बताना है आपको कि जो भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है? कितने सदस्य इन पर आरोप लगाते हैं? तो महाभियोग लाने वाले सदस्य या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का 1/4 सदस्य, ये ध्यान रखिएगा। 1/4 सदस्य क्या करते हैं? उन पर आरोप लगाते हैं दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको यहाँ पर कि कौन बहुमत प्राप्त दल का नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है? अगर मान लीजिए कि लोकसभा में क्या होता है, कोई बहुमत दल का नेता है, पार्टी है, तो उनको सरकार बनाने के लिए कौन आमंत्रित करता है? तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं। वही अगर राज्य में बात कर ले तो राज्यपाल आमंत्रित करते हैं दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको यहाँ पर कि भारत का नाम मात्र, बताया था कि नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन होता है? बताया थे कि 2 तरह के होते हैं कार्यपालक, एक होते हैं आपके वास्तविक, एक होते हैं सिर्फ नाम मात्र के। तो नाम मात्र का जब भी नाम आएगा तो किनका नाम आएगा? राष्ट्रपति का नाम आएगा दोस्तों। अब वास्तविक बोलेगा तो प्रधानमंत्री, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना दोस्तों, भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है? तो यहाँ पर गणतंत्र दिवस सिंपल याद रखिए, एक आपका 15 अगस्त जो आपका होता है स्वतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, एक होता है 26 जनवरी को जो होता है आपका गणतंत्र दिवस। तो जो 26 जनवरी की यहाँ बात हो रही है दोस्तों, गणतंत्र दिवस की बात हो रही है, तो वहाँ पर जो सलामी लेने का काम करते हैं, कौन करते हैं? तो वहाँ पर सलामी लेने का दोस्तों काम करते हैं भारत के राष्ट्रपति। आगे आते हैं दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? मतलब बताए थे कि भारत का उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? उनका चुनाव होता है। तो शपथ दिलाने का काम करते हैं, शपथ दिलाने का काम भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों वही करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? मतलब राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में किया गया है। बताएं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते हैं दोस्तों वो दिलाते हैं। अगर मान लीजिए वो अनुपस्थित है किसी कारणवश, तो जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? मतलब सिंपल आपको क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति का कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपका 72, ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति
मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। तो अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है, किंतु राज्यपाल को दोस्तों ये अधिकार नहीं है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। आगे आते हैं दोस्तों कि निम्न में से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। कब उनको हटा सकता है? अगर वो क्या करते हैं, संविधान का दोस्तों उल्लंघन करते हैं, मतलब कि गैर संवैधानिक तरीके से कोई कार्य करते हैं, तब उन पर क्या कर सकता है, महाभियोग लगेगा और उनको पद से दोस्तों हटाया जा सकता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग संबंधित है। देखिए इससे पहले ही बता देते जो स्टेट पीसीएस ने पूछा था क्वेश्चन, और ये भी देखिए आपका एसएससी सीपीओ एसआई में, एसएससी सीएचएसएल में और एसएससी जीएई इलेक्ट्रिकल में पूछा है दोस्तों। इसमें कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 61 महाभियोग के लिए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ बताना है कि जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। बता देते 6वां संविधान संशोधन 1989 में क्या हुआ था, ये मतदान की आयु को घटा दिया गया था दोस्तों। तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? हम बताए थे कि इसीलिए क्रम याद रखना पड़ता है, इसीलिए कौन से क्रम के कौन से राष्ट्रपति थे, उनका कार्यकाल कब था, ताकि आपको किसी तरह कोई परेशानी नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं कि समझ विकसित करने के लिए, तो इसीलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं कि लिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह, तो ज्ञानी जैल सिंह कब से कब तक रहते हैं? तो नीलम फजीबा रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह बनते हैं आपके। तो ये आपके रहते हैं 82 से लेकर के 87 तक दोस्तों। तो 87 के बाद लेकिन हम बताएं कि 1989 में क्या होता है, ये काम होता है। तो 1989 में कौन होते हैं? तो 87 से लेकर 92 तक कौन होते हैं दोस्तों? आपके ये रहते हैं आर वेंकट रमन। उसके बाद आपके बनते हैं 92 से लेकर 95 तक ये, और के रहते हैं 97 से लेकर के आपके 2002 तक। फिर उसके बाद बनते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी बनते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसका कार्यकाल सबसे छोटा था? सबसे छोटा कार्यकाल बता दिए थे, जाकिर हुसैन जी का था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो बनते हैं 1967 में राष्ट्रपति के पद पर बैठते हैं और 69 तक ही रहते हैं, क्योंकि 69 में क्या होती है, हार्ट अटैक के कारण की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का रहता है दोस्तों। आगे आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण और उन्हें संदेश भेजने का अधिकार देता है? तो अभिभाषण के बारे में बता दिए थे, कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका अनुच्छेद 86 में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। बता दिए थे कि राष्ट्रपति को क्या है, कुछ आपातकालीन शक्तियाँ भी दी गई है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल का उल्लेख कब कहाँ किया गया? तो अनुच्छेद 360 में किया गया दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको यहाँ पर कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया? तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप डैश द्वारा लगाया जाता है। तो आरोप कौन लगाते हैं? तो आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा दोस्तों लगाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बताना है आपको कि किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है, मतलब वही वीटो पावर के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बताएं कि अनुच्छेद आपका 111 में किया गया है। 3 प्रकार के वीटो इनको दिया गया है, एक अत्यंतिक मतलब पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और आपका जीवी वीटो मतलब पॉकेट वीटो दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? बता दिए थे कि 3 प्रकार के आपातकाल कौन कौन है। एक राष्ट्रीय आपातकाल सही है, वित्तीय आपातकाल ये है और राष्ट्रपति शासन ये है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल दोस्तों नहीं है, ये किसी प्रकार का कोई आपातकाल नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल आपका 352 ये सही है, 360 वित्तीय आपातकाल और 356 ये क्या है आपका राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे आते दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा गलत कथन है बताना है। वह प्रधानमंत्री मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करता है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये बिल्कुल सही है। वह रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, ये दोस्तों गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। आगे आते अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों का लोकसभा में नामांकित कर सकता है या कर सकता था? पहले करते थे, अब वर्तमान समय की बात करें तो नहीं करते हैं, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में क्या किया गया है, इनके पद को दोस्तों खत्म कर दिया गया है।
पहले 331 जो अनुच्छेद था इसके द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे। कौन थे वो 2? तो एंग्लो इंडियन दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि भारत के राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर ये नहीं है तो भारत के वरिष्ठ न्यायाधीश दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता सेकेंड प्रीफरेंस मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? बताया द्वितीय चरण की मतगणना किनके समय में हुई थी? तो 1969 का चुनाव हुआ था, उसमें बताया था कि बहुत बड़ा विवाद चला था दोस्तों। प्रथम चरण की मतगणना होती तो उसमें कोई निर्णय नहीं निकलता है, उसके लिए द्वितीय चरण की मतगणना होती है। तो उस समय किनके समय में हुआ था? तो वीवी गिरी के समय दोस्तों हुआ था, याद रखिएगा। द्वितीय चरण के फलस्वरूप इनको राष्ट्रपति का पद दोस्तों मिलता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल जी थी पहली महिला राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में ये महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करना है तो निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? सबसे युवा राष्ट्रपति अगर वर्तमान समय की बात कर लें, कल आपको हम थ्योरी क्लास में बता दिए थे कि अगर आपसे पूछ ले कि सबसे युवा राष्ट्रपति, तो सबसे युवा राष्ट्रपति पहले तो थे आपके नीलम संजीवा रेड्डी। ये 64 साल मतलब 64 ईयर 2 मंथ में दोस्तों राष्ट्रपति के पद पर क्या हुए थे? बैठ गए थे। किंतु वर्तमान समय में जो आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो 64 ईयर 1 मंथ में क्या है दोस्तों, ये राष्ट्रपति के पद पर बैठी हैं। तो यहाँ पर उनका ऑप्शन दिया नहीं है। अगर दोनों का ऑप्शन दे देगा तो मारिएगा द्रौपदी मुर्मू जी, अगर नहीं उनका ऑप्शन देगा तो नीलम संजीवा रेड्डी जी का नाम लीजिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिल गया था? तो ये आपके जो एस राधाकृष्णन जी हैं, इन्हीं को सबसे पहले अगर भारत रत्न की जो पद शुरू होता है, मतलब कि पुरस्कार शुरू होता है 1954 में, तो सबसे पहले व्यक्ति यही थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था दोस्तों। उस समय ये उपराष्ट्रपति के पद पर थे, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर जितने व्यक्ति दिख रहे हैं राष्ट्रपति बनने के बाद इनको मिलता है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, नामांकित करते हैं, मनोनयन करते हैं? तो अनुच्छेद 80 में कहा गया दोस्तों कि राष्ट्रपति कला, साहित्य, पत्रकारिता में जो भी व्यक्ति क्या है ख्याति प्राप्त किए हुए हैं उनमें से 12 सदस्यों क्या कर सकता है? राज्यसभा में दोस्तों वो मनोनीत कर सकते हैं, अधिकार दिया गया राष्ट्रपति को। तो कितने सदस्य? 12 सदस्य। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट डैश के समक्ष पेश होता है। अगर किसी राज्य में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन दोस्तों लागू है, मतलब 356 लागू है, तो वहाँ पर जो दूसरे राज्य का बजट पेश होगा दोस्तों कहाँ होगा? तो उस राज्य का दोस्तों बजट पेश होता है, जो लोकसभा होता है वहाँ पर उसका बजट पेश होता है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आज तक यही क्वेश्चन था दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन बताए हैं एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों जो आपको समझ नहीं आया होगा। और किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों डाउट है या कोई भी आप प्रैक्टिस करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो हमें टेलीग्राम मेरा ग्रुप है, वहाँ अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ, क्योंकि वहाँ पर सारे पीडीएफ दोस्तों जो भी क्लास करते हैं वहाँ पीडीएफ दोस्तों उपलब्ध हो जाता है। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप कैसा क्लास लगा कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा दोस्तों वो हमारा उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति के बारे में सब कुछ दोस्तों हम लोग जानेंगे, आपके अंदर एक समझ विकसित करेंगे ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।